बात करेंगे बेटा अम्ल क्षार सूचक की। कोई ऐसा पदार्थ हो हमारे पास, क्या हो, कोई ऐसा पदार्थ हो जो किसी पदार्थ के अम्लीय होने या किसी पदार्थ के क्षारीय होने को बताता है, तो ऐसे पदार्थ को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अगर कोई पदार्थ कह रहा है कि भैया ये वाला पदार्थ जो है ना वो अम्लीय है या अम्ल है, तो ये पदार्थ कहलाएगा H+ आयन सूचक या फिर अम्ल सूचक। ठीक है। अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के बारे में कहता है कि भाई साहब ये क्षार है, तो ये पदार्थ जिसने बताया वो कहलाता है उदासीनीकरण सूचक। लेकिन अगर कोई एक ही पदार्थ ऐसा हो जो अम्ल के बारे में भी बताए, जो अम्ल के बारे में भी बताए, जो क्षार के बारे में भी बताए, तो ऐसा सूचक अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी बहुत बढ़िया से खूब धूमधाम से कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अम्ल क्षार तथा लवण, जो कि कक्षा 10 की विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं अम्ल, क्षार और लवण इन तीनों के बारे में बात करना चाहूंगा। तो बेटा देखिए, क्षार, अम्ल, लवण, है ना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं बेटा कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, ठीक है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, जल के अंदर मिला रहे हैं। अगर आपने किसी पदार्थ को, ठीक है बेटा, किसी पदार्थ को पानी में घोला और घोलने पर आपको प्राप्त हो जाए H+ आयन या H3O+ आयन प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि जो आपका पदार्थ है ये क्या है बेटा, अम्ल है। अगर किसी पदार्थ को आप पानी में घोल रहे हैं और पानी में घोलने के बाद वो H+ आयन दे दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे दे, तो समझ जाइए कि जो आपका पदार्थ है वो क्या है बेटा, वो है अम्ल। एक नॉर्मल सी बात हो गई, क्लियर। अगर हम क्षार की बात करें, है ना, किसकी बात करें बेटा, क्षार की बात करें, तो अगर आप किसी पदार्थ को पानी अर्थात जल में घोल रहे हैं और घोलने पर वो OH- आयन बनाता है, उत्पन्न करता है, देता है, तो ये जो आपका पदार्थ होगा ना, ये आपका पदार्थ बेटा क्षार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। क्लियर बात, यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने का प्रयास करते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर बेटा HCl, मैंने लिखा HCl और इसको क्या करूं मैं, जल के अंदर घोल दूं, जैसे H2 मैंने इसको घोल दिया, तो होगा क्या बेटा कि H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, यानी H होगा बेटा H+ के रूप में और Cl होगा माइनस के रूप में। तो देखो इसने क्या कर दिया, H+ आयन दे दिया ना। अगर ये H+ आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये अपना क्या है, अम्ल है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ कैसे देगा, तो देखिए ये जो H2O है, ठीक, ये जो H2O है ये वाला, ये इस H+ के साथ अभिक्रिया कर लेता है। दरअसल बात ये होती है कि बेटा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की क्षमता कम होती है, इसलिए इस पर तो आता है बेटा आंशिक रूप से ऋणावेश, और जो इसके पास H है उन पे आता है बेटा आंशिक रूप से धनावेश। समझिए बात को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए इसके पास क्या होता है, आंशिक ऋणावेश होता है, और इनके पास क्या होता है, आंशिक धनावेश। चूंकि यहाँ जो ये H+ है, ये आप H+ देख रहे हैं,
ये H प्लस भी धनावेशित है, तो इसका आकर्षण इस ऑक्सीजन के प्रति हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या होता है बेटा, ये इसके साथ यानी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने से क्या होगा, क्योंकि दो H तो पहले थे और एक H आ गया बाद में, कितने H हुए बेटा, 3, और ये लग जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि अगर हम इसमें देखें बेटा, तो इसमें कोई भी आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तव में होता है ये पार्शियली या आंशिक नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन इस वाले H को जोड़ता है तो H3 बन जाता है, और स्वयं पर खुद पर ये जो दिख रहा है प्लस का चार्ज, ये जो प्लस का चार्ज है ये अपने ऊपर ले लेता है, और इस प्रकार बन जाता है H3O+ आयन। बताइए यहां तक क्लियर है? ये जो है कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ रही? अम्ल क्षार समझ में आया? ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर और एग्जांपल लेता हूँ अम्ल का। ठीक है, मैंने ले लिया H2SO4 और इसको मैंने क्या कर दिया, जल में यानी H2O में घोल दिया। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो SO4 है, SO4 SO4 2- में टूटता है बेटा। ठीक है, और ये जो H है ये H+ में टूटता है। क्योंकि कितने H है यहाँ पर, 2H, तो आप लगा देंगे यहाँ पर 2। अब यही H+ इस H2O के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बनाएगा, H3O+। तो या तो H+ बना दे कोई यौगिक जल में घुलने पर, या तो H3O+ बना दे। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा अम्ल। अच्छा, इस अम्ल का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। इसी प्रकार का मैं HNO3 ले लूं, क्या बेटा, HNO3, और इसको जल में घोल। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, जल में घोल दिया, तो NO3- के रूप में अलग हो जाता है, और H जो होता है वो अपना H+ के रूप में अलग हो गया। ये हो गया बेटा NO3-। तो यहाँ पर देखिए आपको H+ मिल गया और यहाँ पर H2O मिल गया। तो इस प्रकार से आपने कहा कि ये वाला जो यौगिक है क्या है, अम्ल है। अच्छा, अम्ल की परिभाषा क्या देंगे? अच्छा, एक बात और जानिए, अगर कोई यौगिक जल में घुलने पर प्लस या माइनस आयनों में टूट जाए, प्लस या माइनस आयनों में टूट जाए, तो ये जो पूरी घटना है ना, ये पूरी घटना कहलाती है आयनन। पूरी घटना कहलाती है आयनन, मतलब कि आयनित हो गया। ठीक है, कि H2SO4 जल में आयनित हो गया, H2SO4 जल में क्या हो गया बेटा, आयनित हो गया, आयनित होता है। तो अगर हम अम्ल की परिभाषा देना चाहें यहाँ से, ठीक है ना, अम्ल की परिभाषा देना चाहें तो क्या कहेंगे, वे पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, वे पदार्थ जो जल में आयनित हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बात समझिए, वे पदार्थ जो जल में आयनित हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर क्षार की बात करें तो वे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, फिर सुनिए, वे पदार्थ जो जल में आयनित हो जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। बात समझ आ गई? दोनों की परिभाषा सेम एक जैसी ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस अगर अम्ल होगा तो वो H+ देगा और H+ देगा, या H3O+ देगा। अगर क्षार होगा तो क्या देगा बेटा, क्षार होगा तो OH- देगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में यौगिक आयनित हो जाता है, मतलब आयनों में टूट जाता है। आयनों का मतलब जिस पर धनावेश वो धनायन और जिस पर ऋणावेश वह ऋणायन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? चलिए कुछ हम एग्जांपल लेते हैं क्षार के। ठीक है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर NaOH, इसको मैंने क्या किया बेटा, पानी में घोल दिया, जल में घोल दिया। ठीक, तो अब देखिए आप, ये बेटा हो गया Na+, कोई अलग अलग हो जाएगा ना, ये OH हो जाएगा अलग। बात समझ आ गई? अब मैं आपको फिर से इसकी परिभाषा बता रहा हूं कि वह यौगिक या वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, क्या होते हैं बेटा, आयनित होते हैं, क्षार कहलाते हैं। बात समझिए, क्लियर है? अच्छा, एक खास पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खास पहचान बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर पहला ये बन सकता है एग्जाम में कि अम्ल क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अम्ल क्या होते हैं, से बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ या H3O+ आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अम्ल कहलाते हैं। अगर हम बात करें क्षार की, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा अभी मैंने दिया HCl, मैंने दिया H2SO4, ठीक है, मैंने दिया HNO3,
इसी प्रकार से H3OOH होता है यानी एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से HCOOH भी होता है। बहुत सारे अम्ल होते हैं। क्षार के बारे में बात कर लें तो क्षार का एग्जाम्पल देखिए बेटा NaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। क्लियर ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, बहुत सारे अम्ल के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्षार के भी एग्जाम्पल हैं, बेस के एग्जाम्पल हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आ जाए बेटा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल, ठीक है बेटा, दुर्बल अम्ल के बारे में बताइए क्या होते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णता आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर, या कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो आसानी से नहीं घुलते, आसानी से आयनित नहीं होते, या पूर्ण तरीके से आयनित नहीं होते, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो बेटा देखो, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। ये कैसे हैं, ये बेटा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं अपने, दुर्बल अम्ल हैं। इस प्रकार से आपका एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको जो बताया है उससे अम्ल और क्षार आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अम्ल क्षार सूचक या फिर सूचक की, ठीक है। अम्ल क्षार सूचक या फिर सूचक की। सूचक का मतलब क्या होता है बेटा, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, ठीक है। तो सूचक मतलब कोई पदार्थ है, सूचक का मतलब बेटा कोई पदार्थ है, कोई पोस्टमैन नहीं है, ठीक, कोई पदार्थ है। तो अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के बारे में सूचना दे रहा है कि वह पदार्थ क्या है, अम्ल है, ठीक, तो उसको अम्ल सूचक, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, और इस पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ के पास लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो ये बता रहा है इसको कि ये अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है, या फिर H+ आयन सूचक है, ठीक है। बात को समझिएगा, क्या ये कोई पदार्थ है, इस दूसरे पदार्थ के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये पदार्थ इसको कहता है कि ये अम्ल है, ठीक है, इसको कहता है कि ये अम्ल है। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ अम्ल सूचक या फिर H+ आयन सूचक कहलाता है। क्यों कहलाएगा H+ आयन, ये पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। अगर आप किसी पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो आप किसी ऐसे पदार्थ को ले आइए जो सूचना देने वाला हो, अम्ल या क्षार के बारे में बताने वाला हो। तो अगर इसने इसको कहा कि ये अम्ल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ बेटा कहलाएगा H+ आयन सूचक, ठीक है, या फिर अम्ल सूचक। बात समझिए, या फिर अम्ल सूचक, ठीक। अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के बारे में बताता है कि ये क्षार है, क्या है बेटा,
अगर कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को कहता है कि वह क्षार है, तो ये पदार्थ यानी ये सूचक किस प्रकार का सूचक होगा? तो ये बेटा होगा उदासीनीकरण सूचक कहलाएगा। बात समझिए, ठीक है ना? ये पदार्थ क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण सूचक। ये इनके दूसरे नाम। समझ में आ गया? अब हम यहां तक क्लियर। अब मैं आपके सामने कुछ सूचकों के नाम देता हूं, वे सूचक किस प्रकार के हैं, कौन कौन से। बेटा आपका पहला सूचक है लिटमस। ठीक, सबसे पहले हम जान लें लिटमस क्या होता है। बेटा जब ये लिटमस उदासीन होता है, कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब ना तो किसी अम्ल के संपर्क में आए रहता है और ना ही किसी क्षार के संपर्क में आए रहता है, तब इसको हम उदासीन कहते हैं। और यानी नेचुरल होता है उस वक्त, कोई मिलावट, कोई किसी के संपर्क में कुछ नहीं। ठीक है, तो उस वक्त ये बेटा बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। अच्छा ठीक, ये लिटमस आया कहां से? बेटा एक पौधा होता है लिचेन नाम का। ठीक, लिचेन नाम का एक पौधा होता है, उससे ये लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, और ये लिचेन जो है वो थैलोफाइटा नामक प्रजाति का होता है। ठीक है, किसका होता है? थैलोफाइटा प्रजाति का होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए आपका लिटमस है बैगनी लिटमस। जैसे अगर मैं इस बैगनी लिटमस को किसी अम्ल के संपर्क में ले आऊं, तो ये कैसे बताएगा कि ये अम्ल है? ठीक है, तो बेटा अगर ये लिटमस किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो अपने बैगनी रंग को लाल कर लेता है, गुस्से से लाल। ठीक, अगर ये लिटमस लाल हो जाए, अगर ये लिटमस बैगनी से लाल हो जाए, तब आप समझ जाइए कि इस लिटमस को जिस अम्ल के संपर्क में लाया गया है या जिस पदार्थ के संपर्क में लाया गया है, तो वो क्या है? अम्ल है। अगर इसी लिटमस को बेटा, इसी लिटमस को क्या करें? किसी क्षार के संपर्क में लाएंगे, तब बेटा ये नीला हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इसी बैगनी लिटमस को हम किसी क्षार के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या होता है? ये नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल होगा तब जब अम्ल के संपर्क में आएगा, नीला होगा तब जब ये क्षार के संपर्क में आएगा। ये जो सूचक होते हैं बेटा, ये किस प्रकार से सूचना देते हैं? सूचना देते हैं अपने रंग को बदल करके, अपने रंग को परिवर्तित करके। बात यहां तक समझ में आ गई? तो लिटमस पेपर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, लिटमस क्या होता है, तो हम कह देंगे कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक है जो अपने रंग को परिवर्तित कर बैगनी से लाल हुआ, बैगनी से नीला हुआ। ठीक है, अपने रंग को परिवर्तित कर पदार्थ के अम्लीय होने या क्षारीय होने के गुण को बताता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? बेटा नंबर सेकंड जो है आपका, ठीक है, वो है लिटमस पेपर। मतलब कि एक पेपर होती है, एक पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, इस पेपर को आप लिटमस विलयन के अंदर, किसके अंदर? लिटमस विलयन, यानी अभी जो आपने देखा था बैगनी लिटमस विलयन, है ना? इस विलयन में इस पेपर को आप भिगा देंगे और भिगाने के बाद सुखा देंगे। जब इस पेपर को आप भिगाने के बाद सुखा देंगे तो आपका ये जो पेपर कहलाएगा, ये लिटमस पेपर कहलाएगा। ठीक, लिटमस पेपर कहलाता है। तो ये आपका एक दूसरा अम्ल क्षार सूचक हो गया। ये क्या करेगा? अपने रंग को बदलेगा। जैसे कि बैगनी वाले को हमने क्या किया, बैगनी लिटमस को क्या किया था, जब बेटा अम्ल में मिलाया था तब ये लाल हो गया था गुस्से से, है ना? और इसको क्षार में मिलाया तो ये क्या हो गया था, इसको हमने क्षार में मिलाया तो ये नीला हो गया था, है ना? इसी प्रकार
इस लिटमस पेपर को जब हम अम्ल से मिलाते हैं या इस पर अम्ल डालते हैं, अम्ल गिराते हैं, तो ये बेटा लाल हो जाता है। ठीक, अगर इसी पर हम क्या करें, क्षार मिला दें या गिराएं तो ये नीला हो जाएगा। अब आपके पास देखिए एक लिटमस पेपर कैसा था, बैगनी से आपने बैगनी लिटमस विलियन से आपने लिटमस पेपर तैयार किया, सुखा करके पहले भिगाया फिर सुखाया और फिर आपको लिटमस पेपर प्राप्त हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, इसको अम्ल के साथ अम्ल में इसको डुबा दिया, इस पेपर को अम्ल में डुबाया तो ये लाल हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा लाल लिटमस पेपर, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहां आपको मिल जाएगा नीला लिटमस पेपर। ठीक, अगर अब आप इसको फिर यूज कर सकते हैं, कैसे, अगर अब आप इस लाल लिटमस पेपर पे क्षार डाल दें, ठीक है, या इस पेपर को क्षार में डिप करें, डुबा दें, तो ये लाल से नीला हो जाता है। और इसी प्रकार नीला वाला अगर अम्ल में आप डुबा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लाल। ठीक, तो इस प्रकार से ये लिटमस पेपर बार बार यूज होते रहते हैं, सुखाए जाते हैं, फिर भिगाए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, फिर भिगाए जाते हैं। ठीक है ना, लाल वाले को हम किसी अम्ल में डाल रहे हैं या क्षार में डाल रहे हैं, अगर लाल का लाल रहता है तब तो वो अम्ल है। अगर लाल लिटमस पेपर को आप क्या कर रहे हैं, किसी क्षार में डाल रहे हैं तो वो नीला हो जाता है। अगर नीले लिटमस को आप किसी क्षार में डालेंगे तो नीले का नीला ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, किसी अम्ल में डालते हैं तो वो लाल रहता है। इस प्रकार से आपके ये भी क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। बेटा ये तीसरा नंबर है, ये है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, MEOH से लिखते हैं। और इसका जो रंग होता है बेटा, इसका रंग होता है पीला। कैसा रंग होता है इसका, पीला। और ये एक और रूप में पाया जाता है, क्योंकि मेथिल ऑरेंज हमेशा दो रंग में पाया जाता है, एक तो MEOH के रूप में और एक Me+ और OH-। ठीक है, एक पीले में पाया जाता है, पीला रंग में पाया जाता है, और यहाँ ये जो होता है आपका लाल में पाया जाता है। ठीक है, यानी ये दो रूपों में पाया जाता है। अब आप क्या करते हैं, अगर इसकी आप परिभाषा देना चाहिए तो मेथिल ऑरेंज दो रूपों में पाया जाता है, जिसमें ये पीला और ये लाल होता है। अब आप क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज को बेटा क्या करते हैं, किसी अम्ल में डालते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा। तो बेटा ये अम्ल, मतलब ये जो है ना इसका पीला रंग, ठीक है, ये जो पीला रंग है, जब आप इसको किसी अम्ल के साथ संपर्क में लाते हैं, डालते हैं, तो ये पीले से लाल हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप इसी को क्या करते हैं, किसी क्षार के साथ डालते हैं या क्षार के संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ये पीला हो जाता है, मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। ठीक, फिर सोचिए, मेथिल ऑरेंज सदैव दो रूपों में पाया जाता है, एक तो पीला और दूसरा लाल। अगर आप पीले मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। अगर आप मेथिल ऑरेंज यानी पीले मेथिल ऑरेंज को क्षार में डालते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पता लग गया कि दिया गया यौगिक कैसा है, क्षार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटा हम एक और देखते हैं, बहुत सारे अम्ल क्षार सूचक हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक और देखेंगे, क्या, हल्दी देखते हैं। ठीक है ना, हल्दी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है, ध्यान दीजिए, अगर ये हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वह लाल हो जाता है, सॉरी पीला हो जाता है। ठीक है, हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हल्दी पहले से पीली है, तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हल्दी अम्ल के संपर्क में आ रही है। दूसरी बात, अगर यही हल्दी क्षार के संपर्क में आ जाए, ठीक है ना,
क्षार के संपर्क में आ जाए तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है, उसके बाद आपने धोया हो या फिर मम्मी ने धोया हो, तो आप देखते हैं जब उस हल्दी लगे कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो उस पीले रंग को आप पाते हैं कि वो लाल हो जाता है। यानी आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो साबुन क्या है बेटा, क्षार है। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारे चैनल ब्रह्मोशक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।